सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि अकेले पूरी की पूरी आर्मीज को हरा सकते हैं। अब यहाँ पे आर्मी से मेरा मतलब ह्यूमंस की आर्मी से तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनके लिए तो बाहुबली ही काफी होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ सुपर पावर्ड आर्मी की। लाइक जैसे आज हम एग्जाम्पल के लिए थैनोस की आर्मी को ही ले सकते हैं जो की हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिली थी। अब यहाँ पे थैनोस की आर्मी बहुत ही ज्यादा मैसिव होने के साथ में काफी ज्यादा पावरफुल भी है क्योंकि उसमें काफी सारे डिफरेंट क्रिएचर्स आते हैं जो कि उस आर्मी को काफी ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। पहले अगर हम थैनोस की आर्मी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं चित्तौरी। और थैनोस की ये वाली आर्मी हमें सबसे पहली बार 2012 वाली एवेंजर्स मूवी में देखने को मिली थी और शायद ये थैनोस की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आर्मी भी है क्योंकि ये खुद प्लान बना सकती है। और इसके बाद आते हैं आउटराइडर्स। ये पूरी तरह से एक माइंडलेस आर्मी है जो कि हमें सबसे पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिली थी और माइंड ना होने की वजह से आउटराइडर्स को पेन भी फील नहीं होता। और इसके बाद कुछ ब्लैक ऑर्डर्स के मेंबर आते हैं और साथ ही में ये गोरिल्लास जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर भी थैनोस की आर्मी में है। और इसके अलावा भी थैनोस के पास काफी बड़ी बड़ी बैटल शिप्स हैं जो कि हमेशा से ही थैनोस के लिए फायदेमंद साबित हुई है। तो अगर इन सभी को मिला दे तो थैनोस की आर्मी काफी ज्यादा मैसिव हो जाती है जैसे हमें एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में देखने को मिली थी। अब वो आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एवेंजर्स को भी उनके बराबर के सुपर हीरोज को लाना पड़ा था तब जाकर वो थैनोस को रोक पाए थे। बट आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो कि थैनोस की इस एंटायर आर्मी को अकेले हराने का दम रखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को नंबर 10 के साथ में। और नंबर 10 पर आता है ब्लैक एडम। अब यहाँ पे ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स का एक एंटी सुपर हीरो है जिसे की पावर्स मिलती है 6 गॉड्स से। और यहाँ पे गॉड्स की पावर होने की वजह से ही ब्लैक एडम इस लिस्ट में आता है। ब्लैक एडम के पास इतनी पावर है कि आप उसे डीसी का दूसरा सुपरमैन भी कह सकते हो। इसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है और साथ ही ब्लैक एडम फिजिकली इतना ड्यूरेबल है कि हम उसे इनवल्नरेबल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे थैनोस की आर्मी में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो कि ब्लैक एडम को किसी भी मायने में सरपास कर पाए। और जैसे एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने थैनोस की बैटल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था वैसे ही यहाँ पे ब्लैक एडम भी कर सकता है। और ना ही थैनोस की आर्मी के पास ऐसा कोई वेपन है जिससे कि ब्लैक एडम नॉकआउट हो जाए। और ब्लैक एडम का स्टेमिना इतना ज्यादा है कि वो उसे थकने नहीं देगा जिसकी वजह से ब्लैक एडम काफी लंबे टाइम तक थैनोस की आर्मी का सामना कर सकता है। अब यहाँ पे ब्लैक एडम किसी भी टाइप ऑफ वेपन का यूज नहीं करता, हालांकि उसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बट हाँ यार, अपने हाथों से और अपनी लाइटनिंग पावर से थैनोस की आर्मी का सामना करने में उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट हाँ, थैनोस की आर्मी में कुछ ऐसे मेंबर्स है जो कि ब्लैक एडम को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लाइक एबोनिमो, क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है। बट हाँ, यहाँ पे ब्लैक एडम की स्पीड काफी ज्यादा है और इसलिए एबोनिमो को पता भी नहीं चलेगा कि ब्लैक एडम ने कब उसका गेम बजा दिया। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ अपने बेयर हैंड्स से इतनी मैसिव आर्मी को हराने में ब्लैक एडम को काफी टाइम लग जाएगा। और नंबर 9 पे 2 कैरेक्टर्स आते हैं एंड वो है थॉर एंड सुपरमैन। अब यहाँ पे थॉर को तो आप सभी जानते ही हो। थॉर पहले भी थैनोस और उसकी आर्मी का सामना कर चुका है, हालांकि एंड गेम में थॉर काफी मोटा हो गया था इसलिए वो थैनोस की आर्मी के सामने थोड़ा वीक हो गया और अच्छे से थैनोस की आर्मी का सामना नहीं कर पाया। बट थॉर की वकांडा एंट्री को हम कोई नहीं भूल सकते। वहाँ पे थॉर काफी ज्यादा एंग्री था, उसने अपनी पावर्स को नया नया सीखा था और साथ ही थॉर के पास वहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर वेपन भी था। थॉर ने अपनी एंट्री के साथ ही काउंटलेस आउटर राइडर्स को मार दिया और थैनोस की काफी सारी बैटल शिप्स को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया। एंड अब तो थॉर 11 थंडर के बाद थॉर के पास काफी सारी नई पावर्स भी आ गई है और साथ ही उसके पास अपना पुराना वेपन म्योनिर भी वापस आ गया है। एंड जैसा हम जानते हैं कि थॉर का सामना करने वाला थैनोस की आर्मी में कोई नहीं है। एंड अब यहाँ पे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि थॉर के पास बायफ्रोस्ट समन करने की पावर आ गई है स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से। और अपने बायफ्रोस्ट की मदद से थॉर थैनोस की आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से को यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और बाकी बची जो आर्मी होगी उसे तो थॉर संभाल ही लेगा। और सुपरमैन के बारे में तो मुझे आप सभी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, फिर चाहे सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर लो या फिर कॉमिक्स की। सुपरमैन अकेले जस्टिस लीग को हरा चुका है, न्यू गॉड्स को हरा चुका है, डूम्सडे को हरा चुका है, जनरल जॉर्ड को मार चुका है। एंड यस, ऑब्वियसली सुपरमैन की टक्कर का भी थैनोस की आर्मी में कोई नहीं है और ना ही थैनोस की आर्मी के पास ऐसा कोई वेपन है जो कि सुपरमैन को हर्ट कर पाए। अब यहाँ पे ब्लैक एडम और सुपरमैन की पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर थी बट यहाँ पे सुपरमैन ब्लैक एडम से भी एक लेवल ऊपर का है और उसकी वेरियस टाइप ऑफ पावर्स सुपरमैन को काफी हेल्प करेगी थैनोस की आर्मी का सामना करने में। और यहाँ पे सुपरमैन होल्ड बैक करे या फिर ना करे ये मैटर नहीं करता, सुपरमैन की पावर्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एंड यस, अगर कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि एक तरफ सुपरमैन अकेला हो उसके सामने हो थैनोस की आर्मी, तो यस सुपरमैन में पोटेंशियल है कि वो अकेले थैनोस की आर्मी को मैन हैंडल कर सकता है। हालांकि सुपरमैन को भी यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा इतनी मैसिव आर्मी को हराने में, बट हाँ सुपरमैन ये कर सकता है।
एंड अगर हम नंबर 8 की बात करें तो वहाँ पे आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। अब यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने थैनोस की आर्मी का पहले भी सामना कर रखा है। डॉक्टर स्ट्रेंज मायावी महागुरु है एंड थैनोस की आर्मी की क्या बात कर रहे हो, ये तो स्वयं थैनोस से भी लड़ चुका है। और अगर कभी डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना थैनोस की एंटायर आर्मी के साथ अकेले हो जाता है तो यस, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारे ऐसे मैजिकल स्पेल्स है जो उसे यहाँ पे काफी हेल्प करेंगे। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस की आर्मी को मिरर डायमेंशन में भी ले जा सकता है। हालांकि इतने बड़े मिरर डायमेंशन को क्रिएट करना डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए अकेले बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट फिर भी अगर सभी को नहीं कुछ को तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर ही देंगे। बट यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा एबोनिमो, क्योंकि एबोनिमो पहले भी अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा चुका है। बट हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार उससे हार चुका है, इसीलिए दूसरी बार डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाए इसके चांस भी बहुत ज्यादा कम है। बट साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज की जो सबसे बड़ी वीकनेस रहेगी वो है उनकी ह्यूमन बॉडी। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, बट वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। अगर उन्हें ज्यादा इंजरी हो गई तो वो वहीं पे नॉकआउट हो जाएंगे। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी चालाक है और वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उन्हें ज्यादा इंजरी ना हो। बट डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ही में जो यहाँ पर है वो है स्कारलेट विच। अब यहाँ पे स्कारलेट विच पहले भी थैनोस की आर्मी का और थैनोस का सामना कर चुकी है, बट तब स्कारलेट विच अपनी वांडा वाली फॉर्म में थी, यानी कि उसने अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया था और ना ही वो डार्क होल्ड से करप्ट हुई थी। बट अब जब वांडा बन चुकी है स्कारलेट विच, तब उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को भी सरपास कर दिया है। हालांकि स्कारलेट विच की बॉडी भी एक नॉर्मल ह्यूमन की है, बट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग एक नॉर्मल ह्यूमन से तो बहुत ही ज्यादा है। और जब थैनोस की आर्मी स्कारलेट विच के सामने आएगी तो यहाँ पे स्कारलेट विच उनका बहुत ही बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमने देखा कि जब वांडा स्कारलेट विच नहीं बनी थी तब भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और थैनोस की आर्मी को बड़े ही आराम से हैंडल कर लेती थी। पर अब जब वांडा स्कारलेट विच बनी है तो उसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर्स भी आ गई है। स्कारलेट विच ने जब कामाताज पे अटैक किया था तो कामाताज का कोई भी सॉर्सर उसे रोक नहीं पाया था और बस अपने हाथ उठाने भर से वो हर किसी की एग्जिस्टेंस को खत्म कर रही थी। और अगर उसने थैनोस की आर्मी के सामने अपनी इस वाली पावर का यूज किया तो मुझे लगता नहीं कि थैनोस की आर्मी का कोई ऐसा मेंबर होगा जो कि स्कारलेट विच को ओवरकम कर पाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे आता है द गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस। अब क्रेटोस को आप में से हर कोई जानता ही होगा। अब क्रेटोस एक गेमिंग कैरेक्टर है, बट हाँ, इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा है। लाइक क्रेटोस इतना पावरफुल है कि इसने सारे के सारे ग्रीक गॉड्स को मार रखा है, चाहे हम बात करें हरक्यूलिस की या फिर गॉड ऑफ ओलंपस ज़्यूस की। और इसके बाद नॉर्स रेल्म में आके इसने नॉर्स गॉड्स लाइक थॉर एंड ओडिन को भी नहीं छोड़ा। अब क्रेटोस एक स्पार्टन है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और बहुत ही ज्यादा है। और एक वॉरियर होने की वजह से क्रेटोस के पास बहुत ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और पूरी की पूरी आर्मीज का अकेले सामना करना ये डेली का काम है। क्रेटोस ने गॉड्स और टाइटन्स की आर्मी का सामना किया है और यहाँ पे तो फिर भी थैनोस की आर्मी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है। I'm a god, boy. और इसी के साथ अब बात करते हैं नंबर 6 की, और नंबर 6 पे आता है बेन 10। अब यहाँ पे बेन 10 को तो सभी जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और बेन 10 अपनी ओमनिट्रिक्स की वजह से थाउजेंड ऑफ एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड वो एलियंस लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम एलियन एक्स की बात ना करें, क्योंकि एलियन एक्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, बट अगर एलियन एक्स की बात हम ना भी करें तो फिर भी बेन 10 के पास ऐसे बहुत सारे एलियंस है जिनका यूज करके वो थैनोस की आर्मी को हरा सकता है। लाइक ह्यूमंगस और डायमंड हेड, फीडबैक, वे बिग, एटॉमिक्स, क्लॉकवॉक एंड और भी बहुत सारे एलियंस है बेन 10 के पास। वो थैनोस की आर्मी का सामना कर सकता है और इवन उसे हरा भी सकता है, क्योंकि यार यहाँ पे थैनोस की आर्मी के मेंबर्स कम पड़ जाएंगे, बट यहाँ पे बेन 10 के एलियंस खत्म नहीं होने वाले। और अगर गलती से भी बेन 10 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर तो भाई कहानी खत्म है। और अगर हम बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे आता है द वॉचर। अब द वॉचर हमें मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिला था। बेसिकली वॉचर्स एक काफी पावरफुल रेस है जो कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स में नजर रखते हैं। वॉचर की पावर्स ओमनीपोटेंट लेवल की है, बट फिर भी ये किसी भी बैटल में इंटरफेयर नहीं करता। बट व्हाट इफ की सीजन 1 में हमने देखा कि जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने काफी सारी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और आखिर में वॉचर के पास पहुंच गया था, तो वहाँ पे वॉचर ने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को काफी अच्छी बैटल दी और उसकी रियलिटी अल्टरिंग पंचेस को भी सर्वाइव किया। और एक टाइम के लिए तो वॉचर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी पावर को भी सह लिया था, बट फिर भी उस बैटल से हमें ये आइडिया लग गया कि अब वॉचर लिटरली काफी पावरफुल है और अगर वो थैनोस की आर्मी का सामना करेगा तो भाई थैनोस की आर्मी नहीं टिक पाएगी वॉचर के सामने। और इसी के साथ हम बात करते हैं नंबर 4 की,
और नंबर 4 पे आता है स्ट्रेंज सुप्रीम। अब यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम भी हमें मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिला था। अब अगर आपने व्हाट इफ का सीजन 2 देखा है तो आप सभी को पता होगा कि स्ट्रेंज सुप्रीम अब मर चुका है, बट हाँ सीजन 2 में वो सीजन 1 के कंपैरिजन में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हालांकि सीजन 2 में उसे एक विलन की तरह दिखाया गया है, बट अगर हम डीमन स्ट्रेंज की बात ना भी करें तो अपना स्ट्रेंज सुप्रीम भी काफी पावरफुल था। लाइक पावर्स हो, एबिलिटीज हो, एक्सपीरियंस हो, सभी चीजों का भंडार है सुप्रीम स्ट्रेंज के पास। स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स इस लेवल की है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को भी सरपास कर सकता है अगर वो चाहे तो। आयरन मैन के बस एक स्नैप से थैनोस और उसकी पूरी आर्मी का सफाया हो गया था। एंड यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम एक ऐसा बंदा है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी चैलेंज करता है। स्ट्रेंज सुप्रीम अकेले ही बहुत ही जल्दी थैनोस की आर्मी को हरा सकता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं नंबर 3 की, और नंबर 3 पे आता है वन एंड ओनली डॉक्टर मैनहट्टन। अब डॉक्टर मैनहट्टन डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है और डीसी में भी हमें ये वॉचमैन मूवी में देखने को मिल चुका है। अब डॉक्टर मैनहट्टन के पास यहाँ पे लिटरली बहुत सारी पावर्स है और अगर उन सभी को गिनाने लग गया तो यार वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बात तो बस इतनी सी है कि डॉक्टर मैनहट्टन के पास गॉड लाइक पावर्स है, उसके पास मैटर मैनिपुलेशन है, वो भी एटॉमिक लेवल की, और इसी वजह से डॉक्टर मैनहट्टन बस अपने हाथ उठाने से थैनोस की आर्मी को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। वो अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर सकता है और ऐसा करके थैनोस की मैसिव आर्मी भी डॉक्टर मैनहट्टन के सामने छोटी पड़ जाएगी। हम बात करते हैं नंबर 2 की, और नंबर 2 पे आता है इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल। अब यहाँ पे इटर्निटी लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो ये गॉड से भी एक लेवल ऊपर आता है। वो बस अपने एक थॉट से थॉर एंड ओडिन जैसे जो पावरफुल गॉड्स है ना, उनका एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। और ना ही सिर्फ थॉर एंड ओडिन, थ्रू आउट द यूनिवर्स जितने भी गॉड्स हैं उन सभी को बस अपने थॉट से ही मिटा सकता है। और यस यार, इटर्निटी के सामने थैनोस की आर्मी की कोई औकात नहीं। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं लिविंग ट्राइब्यूनल की, तो लिविंग ट्राइब्यूनल इटर्निटी से भी 10 लेवल ऊपर आता है, क्योंकि इटर्निटी एक यूनिवर्सल लेवल का बीइंग है और हर एक यूनिवर्स के पास अपना एक इटर्निटी होता है। बट जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो पूरे मल्टीवर्स के लिए सिर्फ एक ही है। छोटे मामलों में लिविंग ट्राइब्यूनल इंटरफेयर नहीं करता और सिर्फ जब मल्टीवर्स पे खतरा होता है तभी वो अपनी पावर्स का यूज करता है। हालांकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें अभी तक उसकी पावर्स देखने को नहीं मिली, बट फिर भी इतना तो कंफर्म है कि इटर्निटी से तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और यस, लिविंग ट्राइब्यूनल के आगे भी थैनोस की आर्मी कुछ नहीं है। और आखिर में अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे आता है लोकी, द गॉड ऑफ मल्टीवर्स। अब लोकी के बारे में मुझे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा क्यों नंबर 1 पे है। अभी के टाइम पे तो मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को लोकी ने ही अपने बेयर हैंड्स में पकड़ कर रखा है। और यस, लोकी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।